अगला टॉपिक हम लोग भाग 5 पढ़ेंगे, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में दो चीजें हैं, एक केंद्र में कार्यपालिका है, एक राज्य में कार्यपालिका है। तो पहले कार्यपालिका में होता कौन कौन है, शामिल कौन कौन होते हैं, तब उसके बाद हम लोग क्रमबद्ध रूप से पढ़ते हैं। तो कार्यपालिका है क्या, पहले इसको जानिए। कार्यपालिका तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में दो कार्यपालिका काम करती है, एक केंद्र में, केंद्र की कार्यपालिका, और एक है राज्य की कार्यपालिका। ठीक है। अब अगर इसकी हम बात करें तो पहले तो इसमें शामिल कौन कौन थे। केंद्र की कार्यपालिका में कौन शामिल होता है, कौन कौन अधिकारी होते हैं, और राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं। तो निर्माण कैसे होगा, निर्माण इसका कैसे होता है, केंद्र की कार्यपालिका का, इसमें 4 व्यक्ति होते हैं। पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है उपराष्ट्रपति, तीसरा होता है प्रधानमंत्री, और अन्य मंत्री, और चौथा होता है महान्यायवादी। केंद्र की कार्यपालिका में 4 व्यक्ति शामिल होते हैं, 4 चीजें शामिल होती हैं, या 4 अधिकारी शामिल होते हैं, 4 प्रकार के, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री, और महान्यायवादी। इसी तरीके से राज्य की कार्यपालिका का निर्माण 4 लोगों में से इसमें भी होता है। तो राज्य की कार्यपालिका का निर्माण होगा कैसे, कौन कौन शामिल है। पहला राज्यपाल, दूसरा सीएम, सीएम मतलब मुख्यमंत्री, तीसरा मंत्री जो मंत्री लोग होते हैं, और चौथा महाधिवक्ता। ठीक, ये 4 लोग होते हैं। इनको पढ़ने से पहले 2 चीज जानिए। जो केंद्र की कार्यपालिका है ये भाग 5 में है। ठीक, राज्य की कार्यपालिका जो है ये भाग 6 में है। ठीक है, यहां देखिए कुछ बारीक चीजें बता रहे हैं। ये अध्याय नंबर अध्याय 1 में है, भाग 5 के अध्याय 1 में है। राज्य की कार्यपालिका अध्याय 2 में है। ठीक है, केंद्र की जो कार्यपालिका है ये अनुच्छेद नंबर 52 से 78 तक है। ये केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका कहां तक है, 52 से 78 तक। और राज्य की जो कार्यपालिका है 153 से 167 अनुच्छेद तक है। तो कार्यपालिका क्या है, जिससे देश का शासन चलाता है और देश के लिए कानून बनाने का कार्य करते हैं। देश का शासन चलाने में जिसकी भूमिका होती है, कार्य मतलब जो देश का शासन चलाने के लिए कार्य करते हैं उसे कार्यपालिका कहा जाता है। ये भाग 5 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 52 से 78 तक है। तो हम केवल दोनों को बताए क्योंकि दोनों में लगभग नियम सेम है। लेकिन हमको पढ़ना कौन सा है, पहले केंद्र की कार्यपालिका पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है, केंद्र की कार्यपालिका। तो क्या है, तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। कौन सी है, संसदीय सरकार की व्यवस्था है। तो संसदीय सरकार में 2 प्रकार के होते हैं, एक केंद्र पे होता है, एक राज्य पे होता है। तो जो केंद्र होता है, केंद्र में जो सरकार होती है वो अनुच्छेद 74, 74 और 75 तहत प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री मिलकर शासन चलाते हैं। जबकि वही राज्य में अगर देखा जाए तो 163 से 167 तक मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री मिलकर शासन को चलाते हैं। ये होता है। अब संसदीय शासन व्यवस्था की खासियत जानिएगा। जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है ये अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका के प्रति। ये काम क्या करते हैं, कानून को लागू करना। कार्यपालिका क्या करती है, कानून को लागू करने का कार्य करती है।
और विधायिका क्या करती है, कानून को बनाने का कार्य करती है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट और समस्या हो रही है, एक संसदीय शासन व्यवस्था, एक अध्यात्मात्मक शासन व्यवस्था। पहले इसको समझ लीजिए, तब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके से इसको समझिए। एक होते है संसदीय व्यवस्था, ये पूछा जाता है तो इसको जान लीजिए। एक होती है अध्यक्षीय। ठीक, तो ये किसके आधार पे बटा है, ये ऊपर वाला हो गया ना, किसके आधार पे बटा है ये, पहले इसको समझिए, यहीं से तभी बेस समझ में आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। जो ये है, ये जो 2 चीजें होती हैं, एक कार्यपालिका होता है, 3 चीजें होती हैं सरकार में, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होती है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि न्यायपालिका अपने यहाँ स्वतंत्र है, उससे तो मतलब है नहीं। तो कार्यपालिका और विधायिका का जो संबंध है, उसी के आधार पर 2 व्यवस्थाएं बनी है, एक संसदीय व्यवस्था बनी है, एक अध्यक्षीय। अब इसको समझिएगा यहीं, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। कार्यपालिका से जो 2 व्यवस्थाएं निकली हैं उनको क्या कहते हैं, संसदीय। पहले संसदीय समझिए। विधायिका क्या है, विधायिका में लोकसभा जानते हैं, एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है। राज्यसभा और लोकसभा 2 होती हैं। ठीक, ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, इतना समझ में आ रहा है। तो जो ये कार्यपालिका है, ये कार्यपालिका ये विधायिका से बनती है। जैसे जो यहाँ से सांसद चुन चुन के गए, उन्हीं में से सब लोग मिलके जो बहुमत की सरकार है, उसमें से एक मुखिया चुनेंगे जो प्रधानमंत्री बनता है। फिर वो अपने अनुसार कुछ लोगों को मंत्री चुनवाता है। तो वो कहाँ से आते हैं, मंत्री कहाँ से आते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रियों को मिला के क्या कहा जाता है, कार्यपालिका कहा जाता है। ये आती कहाँ से है, इसी से, विधायिका से। इसी में से कुछ लोगों को यहाँ इकट्ठा कर लिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्यपालिका का निर्माण किससे होगा, विधायिका से। तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होगी, विधायिका के। और इनसे ये बन रही है कि ये इन पे नियंत्रण रखेगी, समझ में आ रहा है। जबकि अध्यक्षीय में ये कार्यपालिका इससे नहीं बनती, वो स्वतंत्र होती है, तो फिर नियंत्रण भी नहीं होगा, जवाबदेही भी नहीं होगी ना। भारत में जो है, कार्यपालिका का कार्य अनिश्चित है, ठीक है, ये कभी भी होंगे, लेकिन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में इसका कार्यकाल निश्चित होता है। तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, इसको देखते हैं तब उसके बाद बताते हैं। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के उसके आधार पर, तो यहाँ पे क्या होता है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है। क्यों, क्योंकि इससे ये बनी हुई है, घनिष्ठ संबंध होगा तभी तो बनी रहेगी, नहीं नहीं बनेगी। तो संबंध है, क्योंकि क्यों है, क्योंकि कार्यपालिका जो बनती है, कार्यपालिका विधायिका से बनती है। ठीक, जैसे सांसद को चुन लिया गया तो उसमें कुछ लोग मंत्री बनते हैं ना, तो जो मंत्री बने वो कार्यपालिका हो गई, और जो सांसद चुने गए हैं पूरा, वो विधायिका हो गए। इतना समझ में आया। अब दूसरा है कार्यपालिका जो काम करेगी उसके किसके प्रति उत्तरदायी होगी, व्यवस्थापिका के। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, अब इसका उल्टा कर दीजिए, इसका इस पे नियंत्रण होता है, व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है।
ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है। और क्या होता है, इसका कार्यकाल कार्यपालिका का अनिश्चित होता है। कार्यपालिका का कार्य अनिश्चित कैसे? अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे पूरी कार्यपालिका खत्म, या उनको कभी भी हटाया जा सकता है। उस कार्यपालिका से एक मंत्री दो मंत्री जब चाहे तब हटा दे, उसको जब चाहे, तो इसका कार्यकाल निश्चित नहीं, जब चाहे तब भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे पूरी कार्यपालिका भंग हो जाती है, तो कार्यकाल इसका निश्चित नहीं है। ठीक है, तो कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व, ये सब खूब पूछा जाता है। कार्यपालिका सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ठीक है, तो लोकसभा के प्रति। कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व, कार्यपालिका का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, ये सब अभी आगे मिलेगा, यहां जानिए। तो कार्यपालिका सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के। मंत्री को अगर इस्तीफा देना होगा तो किसको देगा? राष्ट्रपति को। ठीक है, लेकिन अगर सामूहिक रूप से देना होगा तो किसके प्रति? लोकसभा ने चुना है ना, तो लोकसभा निर्धारित करेगी। समझ में आया? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो हो गया। फिर दोहरी नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता होती है, एक राज्य का होता है, एक केंद्र का होता है, और प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका और संवैधानिक कार्यपालिका दोनों अलग अलग होती है। ठीक है, तो नाम मात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग। इसका मतलब ये हुआ, नाम मात्र मतलब भारत का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है, नाम मात्र का है। लेकिन भारत का वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। सारे कार्य वही करता है, लेकिन नाम किसके चलता है? राष्ट्रपति का। तो नाम मात्र का प्रमुख दूसरा होता है और वास्तविक प्रमुख कोई दूसरा होता है। इसका अगर संसदीय व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण देखोगे तो कौन है? भारत है और ब्रिटेन है। ठीक, अब इस पे आ जाओ। इसमें क्या है? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध, यहां कोई संबंध नहीं। क्यों कोई संबंध नहीं? क्योंकि जो कार्यपालिका वो व्यवस्थापिका से नहीं बनती है। ठीक, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी, जब यहाँ है ही नहीं संबंध होते, उत्तरदायी कहां से होगी? इसी तरीके से नियंत्रण होगा? नहीं होगा। कार्यपालिका कार्यकाल अनिश्चित होता है, यहाँ कार्यकाल निश्चित होता है। ऐसे लिख लीजिए, कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। ठीक है, कार्यपालिका के लोग का किसी प्रति उत्तरदायी नहीं होगी, यहाँ कोई मतलब नहीं, ये सब नहीं होंगे। यहाँ क्या है? नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग होती है। यहाँ नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका एक स्थान पर एक जगह केंद्रित। इसका मतलब समझ रहे हो? इसमें क्या था? नाम मात्र राष्ट्रपति और वास्तविक कौन था? प्रधानमंत्री।
यहाँ नाम मात्र और वास्तविक दोनों राष्ट्रपति होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि प्रधानमंत्री पद नहीं होता। जहां अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है वहां प्रधानमंत्री पद नहीं होता है। अगर इसका उदाहरण देखें तो अमेरिका है और श्रीलंका है, ये दो सबसे अच्छे उदाहरण बनते हैं इसके। ठीक, तो यहाँ किसका नेतृत्व होगा? यहाँ प्रधानमंत्री का होता है, यहाँ किसका होगा? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति में प्रधानमंत्री सुने हो? अमेरिका में नहीं होता। तो ये दोनों में अंतर हो गया। इसको इसलिए जानना है क्योंकि इसी के आधार पे ऊपर हमको पढ़ना है, नहीं तो कार्यपालिका कहाँ से आई, संसदात्मक व्यवस्था क्या है, हमको समझ में नहीं आएगा। संसदात्मक व्यवस्था समझना है हमको तो हमारे यहाँ चुनाव होता है। चुनाव कौन करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। तो प्रत्यक्ष रूप से हम लोग किसको चुनते हैं? लोकसभा सांसदों को। ठीक है, और अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग राज्यसभा सदस्यों को चुना जाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों से जो बहुमत में होता है वो सरकार बनाते हैं। तो उसी सदस्यों में से कुछ लोग मंत्री बनते हैं। जितने लोग मंत्री बनते हैं वो कार्यपालिका हो गई, और पूरे सदस्य क्या है? लोकसभा। तो मंत्री हम कब तक रहेंगे? जब तक सबका विश्वास प्राप्त रहेगा। समझ रहे हैं? तो हमारा कार्यकाल अनिश्चित है। जब तक हम उनको जवाब दे रहे हैं, वो हमारे ऊपर नियंत्रण रख रहे हैं, विश्वास है, ठीक है, नहीं विश्वास आ जाएगा हम खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए कार्यकाल अनिश्चित हो गया। हम उसी से बने हैं तो संबंध अच्छा बना के रखिएगा। हम हर चीज का उनको जवाब देंगे लोकसभा को, और लोकसभा हमारे ऊपर नियंत्रण रखेगी। यही तो है भारत का, यही चीजें हैं। कार्यपालिका जो हम लोग हैं सामूहिक रूप से लोकसभा प्रति उत्तरदायी हो जाएंगे। अब व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति प्रति उत्तर, मंत्री बने हैं तो उनको प्रति उत्तर, दोहरी नागरिकता चलती है। लेकिन ये संसदीय की व्यवस्था है, भारत की व्यवस्था नहीं। भारत में गहरी नागरिकता है। ठीक है, अपने यहाँ प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। जहां देखिए तहां प्रधानमंत्री अगुआ होता है, नाम राष्ट्रपति के होता है, लेकिन वास्तविक कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और नाम मात्र वास्तविक कार्यपालिका अपने यहाँ अलग अलग है। नाम मात्र की कौन है? राष्ट्रपति प्रमुख है, उसकी कार्यपालिका। और वास्तविक कौन है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के सभी कर्तव्यों और क्षमता या ताकत का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो हमको ये जानना जरूरी था, ये नहीं। ठीक है, इसको मिटा दें, मिटाते हैं। अब यहां से कार्यपालिका जैसे पढ़े, ये थोड़ा सा उसमें अंतर था, समझ ना आता, इस वजह से बताइए। इसको जानते रहिए, नोट कर लीजिएगा बाद में या भी। अब हम आपको बताते हैं। तो पहला कार्यपालिका में देखिए कौन कौन था। पहले केंद्र की कार्यपालिका जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पहला कौन था? राष्ट्रपति। वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति से हम जब शुरू करते हैं तो यही शुरू कर दीजिए। भारत का राष्ट्रपति तो किस भाग में है? भाग 5 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति कौन होता है? इसकी कुछ खासियतें हैं। तो भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति कौन होता है? भारत का पहला नागरिक होता है। और देश का अध्यक्ष होता है, राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। ठीक है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये हो गया। राष्ट्र की एकता अखंडता का परिचायक होता है। ये सब इसकी खासियतें हैं। राष्ट्र की एकता अखंडता एवं सुदृढ़ता का परिचायक होता है। ये कुछ खासियतें होती हैं राष्ट्रपति की। ठीक है,
अब अनुच्छेद किस पे आते हैं? 53 पे। 52 समझ में आ गया। 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति, केवल इतना है। 53 पे आते हैं। तो पहले क्रमबद्ध रूप से अनुच्छेद वाइज चलेंगे हम, किसी दूसरे तरीके से नहीं, केवल अनुच्छेद वाइज चलेंगे। ठीक है, एक एक अनुच्छेद हम पढ़ते चलते हैं। 53 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति। 53 कहता है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें होंगी? राष्ट्रपति में होंगी। भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी? राष्ट्रपति में होगी। लेकिन उसका प्रयोग कौन करेगा? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 53 कहता है। समझ में आया? अनुच्छेद 53 कहता है कि अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग या चाहे ऐसे समझ लीजिए प्रधानमंत्री और मंत्री करते हैं, या राष्ट्रपति खुद या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करेगा। तो उसके अधीनस्थ कर्मचारी कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री और या कार्यपालिका, सिंपल भाषा में समझिए। ठीक, अनुच्छेद 53 पे आते हैं। अनुच्छेद 53 कहता है कि भारत की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे 53 में भारत की कार्यपालिका शक्ति किसमें है? यहाँ चाहे समस्त लिख लीजिएगा। समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में है। जिसका प्रयोग वह स्वयं मतलब खुद या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करता है। ये अनुच्छेद 53 हुआ। 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति है। ठीक है, या भारत का राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का पद 52 में है। 53 में है समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में है, जिसका प्रयोग वह खुद या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करेगा। इतना समझ में आया? अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब समझने वाली बात शुरू हो गई। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे करोगे? तो कैसे होता है यही समझिए। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। ठीक है, अब ये निर्वाचक मंडल क्या है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट देता है ये पहले जानते हैं। तो हम लोग तो प्रत्यक्ष नहीं दे पाते, हम लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति को मत दे सकते हैं। अब इनके निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है, इनका चुनाव कैसे है, क्रमबद्ध रूप से इसको समझिए। तो हम ऐसे बनाते हैं, सिस्टमेटिक करते हैं ताकि दिक्कत ना हो समझने में। क्वेश्चन यहाँ से आता है तो गलतियां बहुत होती हैं, तो हम उसको सिस्टमेटिक करते हैं, समझिएगा इसको। हाँ, तो निर्वाचक मंडल है, ये कैसे बनेगा? जनता के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों निर्वाचन से। ये निर्वाचन किससे बने? निर्वाचक मंडल कैसे बनेगा? जनता, जैसे इसमें निर्वाचक मंडल कौन कौन? संसद है, तो लोकसभा राज्यसभा है। लोकसभा को जनता प्रत्यक्ष निर्वाचित करती है, लेकिन राज्यसभा को जनता प्रत्यक्ष नहीं निर्वाचित करती। तो वही बता रहे हैं कि कुछ लोग इसमें प्रत्यक्ष आएंगे, कुछ लोग अप्रत्यक्ष आएंगे। अब निर्वाचक मंडल की बात करें अगर, तो देखिएगा इसको, तो कौन शामिल होता है और कौन नहीं शामिल होता, दो चीजें इसमें करिए। ठीक है, क्योंकि यही मिलाता है तो गलतियां बहुत होती हैं। तो यहाँ पे देखिए
जो शामिल होते हैं राष्ट्रपति जब चुनाव होता है तो उसमें कौन कौन शामिल होता है? संसद शामिल होते हैं। संसद के ध्यान दीजिएगा निर्वाचित सदस्य। अब संसद में कौन कौन सा है? तो लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इसमें कौन क्या है? संसद के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित मतलब जो चुने गए हैं। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, तो संसद में लोकसभा राज्यसभा दो होते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा लोकसभा में 550 तो चुने जाते हैं, लेकिन दो मनोनीत होते हैं एंग्लो इंडियन, वो अब समाप्त हो गया 104 के द्वारा। लेकिन राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है? केवल निर्वाचित, तो मनोनीत शामिल नहीं होंगे। तो इसको इसमें लीजिए, संसद के मनोनीत सदस्य। मामला समझ में आया? ठीक है, संसद के मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होंगे। दूसरा है राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो जो राज्य मतलब जो विधायक लोग हैं ये उसमें शामिल होते हैं, लेकिन विधान परिषद जो होती है ये शामिल नहीं होंगे। विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होंगे। और ध्यान दीजिएगा, विधानसभा में राज्यपाल कुछ लोगों को मनोनीत करता है, जैसे भारत यूपी में एक को, तो मनोनीत सदस्य जितने होंगे वो शामिल नहीं होंगे। तो विधानसभा के मनोनीत सदस्य, ये जो लिख रहे हैं इसका मतलब ये लोग शामिल नहीं होंगे। राष्ट्रपति के चुनाव जो मंडल बन रहा है, ये निर्वाचक मंडल, उसमें शामिल नहीं होंगे। यही मत देंगे, ये वाले वोट देंगे, ठीक है, ये वाले वोट नहीं दे सकते हैं। मामला समझते रहिएगा। तीसरा है दिल्ली और पुदुचेरी, जानते हो, और पांडिचेरी जिसको कहते हैं, पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि निर्वाचित यहां हो गए, मनोनीत वाले फिर वहीं चले जाएंगे। दिल्ली, पुदुचेरी के विधानसभा के मनोनीत सदस्य। समझ में आ रहा है मामला? ये हो गया इतना। या एक और शामिल नहीं होंगे, किसी विघटित विधानसभा के, अगर किसी देश में सरकार नहीं है, चुनाव तो हुआ है, सरकार नहीं बनी, वो विघटित हुई है, तो उसके सदस्य शामिल नहीं होंगे। जो विधानसभा अगर विघटित हो गई है तो उसके सदस्य नहीं शामिल होंगे। अब सिंपल भाषा में समझिए, राष्ट्रपति को चुनाव कौन देगा? लोकसभा सदस्य मतलब सांसद, राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो एक पॉइंट इसमें कॉमन है कि निर्वाचित सदस्य ही शामिल होंगे। ठीक, राष्ट्रपति को वोट दे सकते हैं। और जितने मनोनीत सदस्य हैं, चाहे लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे विधान परिषद में हो, विधान परिषद तो पूरा नहीं देता, और चाहे विधानसभा हो या दिल्ली पांडिचेरी का हो, मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं। पॉइंट क्लियर हुआ इतना? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होगा, कौन शामिल नहीं होगा, पहला टॉपिक ये हुआ। इतना हो गया है? अब राष्ट्रपति चुनाव लड़ कौन सकता है? योग्यता क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की? योग्यता, तो
राष्ट्रपति पद की योग्यता। ठीक है भाई, चुनाव हो रहा है तो कोई लड़ेगा तो, कौन लड़ेगा पता है? तो भारत का नागरिक। पहली शर्त क्या है? भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक मतलब उसके पास भारत की नागरिकता हो, पैदा चाहे जहां हुआ हो, जिस देश में हुआ हो, जरूरी नहीं भारत में पैदा हुआ हो, लेकिन भारत की नागरिकता अगर उसके पास है तो वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। पहला समझ में आया। दूसरा, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष से कम उम्र नहीं चलेगी। और तीसरी खासियत क्या है? लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा जो चुनाव होता है इसकी योग्यता रखता हो, इतनी अगर शर्तें पूरी कर रहा है तो वह राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। अब यहां लिख लीजिए, भारत का नागरिक हो, जन्म जरूरी, जन्म भारत में जरूरी नहीं, जन्म भारत में जरूरी नहीं। ठीक। दूसरी खासियत क्या है? उम्र 35 वर्ष से कम ना हो। ठीक है। तीसरी खासियत क्या है? लोकसभा, ध्यान दीजिए, लोकसभा है, राज्यसभा नहीं है, पूछता है ये। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। मामला समझ में आया? अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी, जिसका प्रयोग वह खुद या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करेगा। 53 हो गया। 54 में है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। ठीक है। तो एक निर्वाचन किससे होगा? एक निर्वाचित मंडल से होगा। उसमें कौन कौन शामिल होगा? लोकसभा, राज्यसभा या संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य। कौन नहीं शामिल होगा? तो लोकसभा, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य या संसद के मनोनीत सदस्य, विधान परिषद नहीं शामिल होगी, विधानसभा के मनोनीत सदस्य, दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य, और अगर कोई राज्य सरकार विघटित हुई है तो उसके सदस्य शामिल नहीं हो सकते। ये इतना मामला समझ में आया। अब राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए? ठीक है, तो इतना हो गया। अब राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा? भारत का निर्वाचन आयोग। या केंद्रीय चुनाव आयोग इसे कहें। भारत का निर्वाचन आयोग या केंद्रीय चुनाव आयोग। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कराएगा? केंद्रीय चुनाव आयोग। अब राष्ट्रपति पर्चा कहां भरता है? भाई पर्चा दाखिला करेगा तभी चुनाव लड़ेगा, ऊपर में क्या है? हाँ? तो पर्चा दाखिला कहाँ होगा? संसद भवन जानते हैं? संसद भवन में। ठीक है, तो ऐसे हम लोग चुनाव देखेंगे अपने यहाँ होता है तो कुछ न कुछ चाहिए। प्रस्तावक, अनुमोदक, प्रस्तावक चाहिए होता है ना, इसमें भी वही चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या चाहिए? जमानत राशि जानते हो? इसमें भी जमानत राशि होती है। कितनी है? 15,000 रुपए है। ठीक है, प्रस्तावक कितने? 50। अनुमोदक कितने? 50। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होने चाहिए। पहले ये 10-10 थे। अब एक पॉइंट यहाँ टेक्निकल समझ लीजिए। ये जो 50 प्रस्तावक हैं, जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको 50 लोगों की अनुमति चाहिए, भाई हाँ हम इनको जानते हैं, इनको चुनाव लड़ने दिया जाए। जरूरी नहीं लेकिन नोटवा आपको देंगे,
प्रस्तावक हैं आपके, मत जरूरी नहीं आपको मत दे दें। ठीक है, तो इतना पॉइंट क्लियर हुआ। कौन चुनाव करवाएगा? भारत का निर्वाचन आयोग कराएगा। कहाँ पर्चा दाखिला होगा? संसद भवन में होगा। जमानत राशि कितनी है? 15,000 रुपए है। प्रस्तावक कितने? 50। अनुमोदक कितने? 50 सदस्य। ये सब लोकसभा सदस्य होने चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। कौन सा था ये? 54 था ना? 54 था। अब 55 पे आते हैं, निर्वाचन की रीति। 55 क्या है? अनुच्छेद निर्वाचन की रीति। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो निर्वाचन कैसे होगा, मत कौन डालेगा? कुछ राज्य छोटे हैं, कुछ राज्य बड़े हैं, कैसे पड़ेगा मत? तो यहाँ पे विधायकों की मत का मूल्य निकाला जाता है, और वो हर राज्य में अलग अलग होता है। विधायकों की मत का मूल्य निकाला जाता है और वो हर राज्य में अलग अलग होता है। तो पहले देखिएगा निर्वाचन की रीति कैसे है। तो मतदान कैसे होगा? गुप्त मतदान होगा। मतदान कैसे होगा? मतलब आप चुपके से वोट दीजिए, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतदान कैसा हो गया? दूसरा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। मत पद्धति, इसको शॉर्टकट में कहते हैं STVS। STVS कहा जाता है। STVS आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब हुआ कि हर राज्यों का प्रत्येक MLA का अनुपात के आधार पर मत मूल्य होगा। ठीक है, एकल संक्रमणीय, एक व्यक्ति ही चुनाव जीतेगा, कई और राउंड रहता है। इसमें अभी चुनाव समझाते हैं कैसे होता है। ठीक, तो निर्वाचन मतदान कैसे होगा? गुप्त मतदान होगा। चुनाव कैसे? चुनाव की रीति क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व है। ठीक है, सबका अनुपात में होगा। सबका, हर राज्य के विधायकों का मत मूल्य अलग अलग होता है, लेकिन अनुपात सेम होगा, बराबर जनसंख्या पे उसका होना चाहिए। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति हो गई। अब हम निकालते हैं किसका? MLA का मत मूल्य निकालते हैं। MLA मतलब विधायकों का। पहले विधायकों का मत मूल्य निकालते हैं। तो MLA लिखते हैं कि विधायक लिखे? MLA ब्रैकेट में विधायक का मत मूल्य। ये प्रश्न सब पूछे गए हैं। तो जो ये हमारा चुनाव है जनगणना के आधार पर होता है। तो 1971 की जनसंख्या, कब की चाहिए जनसंख्या? 1971 की, और बटे राज्य में कुल विधायक, कुल विधायक, उससे भाग दे दीजिए इसको। ठीक है, तो विधायक लिखें या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, विधानसभा के जितने सदस्य होते हैं, जैसे यूपी में 1971 की जनसंख्या देख लीजिए कितना है, 403 सदस्य हैं, उसी से इनको भाग दे दीजिए। ठीक है, जो आए जनसंख्या को इससे भाग दीजिए, जो आए उसे 1000 से और भाग दे दीजिए, तब एक विधायक का मत मूल्य निकलेगा। समझ में आया? अब ये जो मत मूल्य है भैया, इसमें एक मुद्दा है कि पहले ये 1971 के ही जनसंख्या पे था, लेकिन 2001 तक था। लेकिन 84वां संविधान संशोधन द्वारा ये 2026 तक कर दिया गया कि 2026 तक सीटें नहीं बढ़ेंगी, और लेकिन जनगणना कब की रहेगी? 71 की ही रहेगी, लेकिन जो 2001 था उसको 2026 कर दिया गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो ये हो गया।
अब इसके आधार पर सांसद का मत मूल्य निकाल लिया जाए। ये तो विधायक का हो गया, विधायकों के आधार पर सांसद का निकलेगा। सांसद नहीं कह रहे हैं, सांसद कह रहे हैं। तो सांसद का मत मूल्य बराबर, तो जितने पूरे भारत के कुल विधायक के मत मूल्य है उसको जोड़ लीजिए, भारत के पूरे विधायकों का मत मूल्य बटे सांसदों के मत मूल्य, भारत के निर्वाचित सांसदों से भाग दे दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पूरे भारत के मिलाना है, तो भारत के विधान सभा कुल, यहां लगा दीजिए कुल, कुल विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्य। ठीक, ये विधायक को सांसद का निकल जाएगा, सदस्य हो गए। ठीक है, एक विधायक का कैसे निकला, एक सांसद का कैसे निकला। अब राष्ट्रपति जो चुनाव होता है, जैसे अपने यहाँ होता है तो प्रत्यक्ष निर्वाचन में कि जो एक वोट ज्यादा पा गया वो जीत गया, राष्ट्रपति के यहाँ ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति में आप वोट ज्यादा पाइए, उसके साथ साथ 50% से भी ज्यादा पाइए, दो शर्तें लागू होती हैं। आपको तब तक विजयी नहीं घोषित किया जाएगा चाहे आप उससे ज्यादा हो, अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से आप मत में ज्यादा हो, लेकिन विजयी नहीं घोषित होंगे। अभी दिखाते हैं कैसे। ठीक है, तो ये कुछ उसको कोटा कहते हैं। कैसे होता है चुनाव, चुनाव बताएं? हाँ, बता दें? चलिए फिर बताते हैं। इसको जो ये एकल संगमरमरी मत पद्धति, इसको थॉमस हेयर ने दिया था, थॉमस हेयर ने, या थॉमस हेयर कर लीजिए, हेयर कर लीजिए, जो इच्छा हो। देखिए चुनाव कैसे होता है। अब मान लीजिए कितने प्रत्याशी करते हैं, 2 3 4 जितना बताइए, उसी हिसाब से करके दिखाएं चुनाव आपको। 10 प्रत्याशी कर देते हैं, 10 प्रत्याशी में आपको कर देते हैं। दस में आप अब एक चीज तो पहले ये समझ लीजिए, विधायक या सांसद जो हैं वो सोचे कि एक वोट तो एक वोट नहीं देते हैं, वोट कैसे होता है ये भी है। कितने प्रत्याशी बताए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर लिखा रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, दो तरीका होता है, या तो उस पर नाम लिखा होगा जो जो चुनाव लड़ रहा है, या आप नाम लिख दीजिए। तो जैसे 10 लोग हैं या 5 6 लोग हैं, तो आप सबसे ज्यादा किसको चाहते हो, सबसे ज्यादा किसको चाहते हो। मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है, 6 लोग हैं। आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन है, डी है, तो पहले नंबर पे आपने किसको दे दिया। फिर दूसरे नंबर पे कौन पसंद है, एफ है। फिर कौन है, सी है। फिर कौन है, ई है। फिर कौन है, बी है। फिर कौन है, ए है। इस तरीके से सबको मत देना होगा, समझ में आया। अब मान लीजिए कितने वोट हैं, तो कुल 500 वोट है, या 500 वोट है मोटा मोटा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे सेट कर दीजिए, मान लीजिए ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 6 तक है, 5 तक करिए, 5 तक करते हैं। तो मान लीजिए प्रत्याशी कितने हैं, 5। अब जो पहले नंबर का गिना जाएगा, पहले नंबर का बैलेट गिना जाएगा, तो उसमें मान लीजिए पहले वाले को कितना मिला है, 100 वोट मिला है। ठीक, दूसरे वाले को मिला है 50 वोट, तीसरे वाले को 75 वोट, चौथे वाले को 100 वोट, पांचवें वाले को कितने हो गए, इन दोनों को मान लीजिए
150 मत करिए, 150 150 हो गए, 300 हो गए ना, 375, यहाँ भी 75 कर दीजिए, 500 हो गए। अब करना क्या होगा, क्या कि इसमें जिसका सबसे कम है इन दोनों को बराबर है, इनका पहला काम करेंगे। इस 50 मतों में नंबर 2 पे इन दोनों को किसको कितना मिला है, नंबर 2 वाला, समझ रहे हैं। तो मान लीजिए इनको मिला 20 मत, इनको मिला 30 मत, तो कितना हो गया, 170 हो गया, 180 हो गया। अभी काम नहीं बना भाई, 500 चाहिए है ना, 250 प्लस 1 चाहिए इनको। अब इनका 75 है, इनका 75 है, इन दोनों में नंबर 2 पे कौन कितना है, समझ रहे हैं। इन दोनों में इसको इसको किसको कितना कितना वोट मिला, समझ रहे हैं। तो मान लीजिए 75 में एक को 90 मिल गया, ठीक है। अब इनको 90 मिल गया और इनको कितना मिला, 60 मिल गया। ये कितने हो गए, 9 7 16 260, ये कितने हो गए 240। ये हार गए, ये जीत गए। चुनाव कैसे होता है समझ में आया है? राष्ट्रपति का चुनाव काउंटिंग कैसे होती है समझ में आई। अगर अभी भी बराबर है और प्रत्याशी है तो उनका उठा लिया, तीसरे राउंड की गिनती होगी, तीसरे नंबर पे इनको कितना मिला है, इनको कितना मिला है, तब भी नहीं क्लियर हुआ तो चौथे वाला गिना जाएगा, तब भी नहीं क्लियर हुआ 5वें नंबर वाला गिना जाएगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आधे से एक वोट अधिक न हो जाए और एक प्रत्याशी विजयी न हो जाए। समझ में आ रहा है मामला, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और काउंटिंग कैसे होती, ठीक। मिटा दें। उसमें एक व्यक्ति को वोट नहीं दिया जाता, ठीक है। इतना हो गया। अब राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, पर्चा दाखिला हो गया संसद भवन में, जमानत राशि हो गई, निर्वाचन की रीति हो गई। अब निर्वाचन की अधिसूचना कौन जारी करेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की अधिसूचना कौन जारी करेगा, भारत का निर्वाचन आयोग। अब अधिसूचना क्या है तो ये निर्वाचन आयोग में पढ़ा जाएगा, यहां ना पढ़ा जाए, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति अभी चुनाव गिने तो उसका कोटा, उसको क्या बोलते हैं, कोटा। कोटा कितना होता है, कुल वैध मत, क्या होता है, कुल वैध मत, कुल वैध मत बटे कुल प्रत्याशी, कुल प्रत्याशी हो गए। इसमें एक और जोड़ दीजिए, इससे इसको भाग दीजिए, समझ में आ रहा है। और उसके बाद कुल पद या कुल प्रत्याशी है, और उसमें जो आए एक और जोड़ दीजिए तो वो विजयी होगा। समझ में आ रहा है। तो चुनाव कैसे हुआ, क्या हुआ, क्लियर हुआ। अब अगला, मान लीजिए चुनाव हो रहा है राष्ट्रपति का, तो जो निर्वाचक मंडल है उसमें कुछ लोग कम हैं, कहीं कहीं विधानसभा बिगड़ रही है, इससे राष्ट्रपति के चुनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चुनाव होगा और हम पद रिक्त की अवस्था में न्यायालय नहीं जा सकेंगे। एक ये भी मूल्य होता है, ठीक है। एक और पॉइंट यहां बनता है, अगर मान लीजिए चुनाव राष्ट्रपति जीत चुका है, किसी कारणवश मुकदमा चल रहा है और न्यायालय मुकदमे की में ये कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव अवैध है, राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित कर देता है, ठीक है, 1-2 साल बाद। तो लेकिन वही समझ लीजिए कि जैसे आज घोषित कर रहा है, तो आज के पहले राष्ट्रपति ने जो कार्य किए हैं वो अवैध नहीं है।
आज के बाद जो करेगा वो अवैध है, लेकिन आज के पहले जो कर चुका है वो अवैध नहीं है। तो न्यायालय द्वारा घोषित किया गया निर्वाचन अवैध होने पर भी किया गया कार्य अवैध नहीं होता है। एक यहाँ पे और है, ठीक, किसमें है, निर्वाचन की रीत चल रहा है ना, तो यहां और बना दीजिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन न्यायालय द्वारा अवैध घोषित होने पर राष्ट्रपति द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होगा, अवैध नहीं होगा। अवैध नहीं होगा, यहां तक क्लियर हो गया, 55 हो गया। अब राष्ट्रपति की पदावधि, आर्टिकल नंबर 56 में हम राष्ट्रपति की अवधि, तो राष्ट्रपति अगर निर्वाचित होगा तो कितने दिनों के लिए, उसकी अवधि कितना होगी, तो कितने दिन का होता है, हाँ, कब से, पद धारण की तिथि से, 5 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ जिस दिन चुनाव जीता है उस दिन से नहीं, जिस दिन चुनाव जीता है उस दिन नहीं, जिस दिन शपथ लेगा उस दिन से 5 वर्ष होता है। पद धारण का मतलब जिस दिन शपथ लेगा उस दिन से 5 वर्ष उसका कार्यकाल होगा। इतना क्लियर होगा। अब इसका पद समाप्त कैसे हो सकता है, तो राष्ट्रपति की अवधि कितनी हो गई, 5 साल, उसके पहले तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र, अगर इसको त्यागपत्र देना हो तो किसको देगा, को त्याग पत्र देकर, ठीक है, अगर राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना है तो किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा, और अपना पद समाप्त कर लेगा तो वहां 5 साल से कम हो सकता है, जरूरी नहीं 5 साल हो जाए। एक और कंडीशन है, उसकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है, तो मृत्यु पर एक और कंडीशन है, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग, महाभियोग कैसे लगता है इसको भी बताते हैं, अनुच्छेद 61 पहुंचने दीजिए। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट हो गए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा, उपराष्ट्रपति अगर त्याग पत्र देगा तो कम हो जाएगा, मृत्यु हो जाती है तब कम हो जाएगा, और महाभियोग लग जाता है तब कम होगा। लेकिन एक कंडीशन है जब इसका कार्यकाल बढ़ सकता है, कब, जब इसका कार्यकाल पूरा हो गया हो और नया राष्ट्रपति अभी चुना ना गया हो, चाहे इसका कार्यकाल पूरा भी हो गया हो तब भी ये कार्य करता रहेगा। समझ में आ रहा है, अगर राष्ट्रपति का समय पूरा हो चुका है 5 साल, लेकिन अगला राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाया किसी कारणवश, ये तब तक राष्ट्रपति बना रहेगा जब तक अगला राष्ट्रपति शपथ नहीं ले लेता, शपथ नहीं ले लेता तब तक ये अपने कार्यकाल पर बना रहेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, और ये 5 वर्ष से अधिक हो सकता है।
नहीं मामला। हम लोगों ने क्या पढ़ा, अनुच्छेद 52 में पढ़ा कि राष्ट्रपति का, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में पढ़ा राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा, जिसका काम वह खुद या किसी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करेगा। 53 हो गया। 54 में क्या हुआ कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल या निर्वाचन कैसे होगा। 55 में है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति कैसे होगी। 56 में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, राष्ट्रपति की अवधि होगी। और 57 में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन।